नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तरी सीमाएं को विस्तार से समझने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक यूपीएससी, आरएएस और सीईटी, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसीलिए आज हम केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि हर लाइन का अर्थ समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा क्या है। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों, भारत की 3 दिशाएं पूर्व, पश्चिम और दक्षिण समुद्र से घिरी हुई है, लेकिन उत्तर दिशा में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय स्थित है और यही हिमालय है वो भारत की प्राकृतिक उत्तरी सीमा बनाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या हिमालय केवल एक पर्वत है? नहीं, हिमालय ने भारत के इतिहास, जलवायु, व्यापार, संस्कृति, धर्म और सुरक्षा इन सभी चीज़ों पर गहरा प्रभाव डाला है। आगे हम बात करते हैं कि भारत की रक्षा हिमालय कैसे करता है भाई। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि उत्तरी एशिया से आने वाली कड़ाके की ठंड से हिमालय भारत देश की रक्षा करता है। इसका मतलब क्या है? दोस्तों, उत्तर एशिया, विशेष रूप से साइबेरिया जैसे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है और वहाँ से बर्फीली हवाएं हैं जो दक्षिण की ओर चलती है। तब यदि हिमालय बीच में न होता है तो ये ठंडी हवाएं सीधे भारत में प्रवेश करती और पूरे भारत का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता। लेकिन हिमालय एक विशाल दीवार की तरह इन हवाओं को रोक देता है। इसी कारण भारत की जलवायु पूरे साल अपेक्षाकृत गर्म और जीवन के लिए अनुकूल बनी रहती है। अब बात करते हैं कि लोगों को भारी ऊनी कपड़े क्यों नहीं पहनने पड़ते। ठीक है, आर.एस. शर्मा के अनुसार समतल मैदानी क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ती है, इसीलिए लोगों को भारी कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे लंबे समय तक खुले में काम कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हिमालय न होता तो उत्तर भारत के मैदानों में भी यूरोप जैसी कड़ाके की ठंड पड़ती। ऐसी स्थिति में खेती करना, व्यापार करना और सामान्य जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता। लेकिन हिमालय की वजह से भारत की जलवायु संतुलित रहती है। यही कारण है कि भारत कृषि प्रधान देश बन गया है। नेक्स्ट हम प्राचीन काल में हिमालय के महत्व के बारे में बात करते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे आगे आती है कि आज हमारे पास हवाई जहाज, सुरंगें, आधुनिक सड़कें और संचार के जैसे साधन हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय न तेज परिवहन और न आधुनिक संचार व्यवस्था था। इसीलिए हिमालय एक बहुत बड़ी प्राकृतिक बाधा माना जाता था। कोई भी सेना इतनी आसानी से हिमालय पार करके भारत में प्रवेश नहीं कर सकती थी और इसी कारण पूर्व औद्योगिक काल में हिमालय आक्रमणों को रोकने के लिए पर्याप्त था। यहाँ पूर्व औद्योगिक काल का मतलब है वह समय जब आधुनिक मशीनें और परिवहन विकसित नहीं हुए थे। आगे हम बात करते हैं कि क्या हिमालय पूरी तरह अभेद्य था। इसका जवाब जानते हैं कि अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि हिमालय इतना विशाल था तो क्या कोई भी व्यक्ति भारत नहीं आ सकता था? उत्तर है, आ सकता था, क्योंकि हिमालय में कुछ प्राकृतिक रास्ते होते हैं जिन्हें दर्रा यानी कि माउंटेन पास भी कहा जाता है। दर्रे पर्वतों के बीच बने ऐसे संकरे मार्ग होते हैं जिनसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं और इन्हीं दर्रों ने भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सुलेमान पर्वत और 2 प्रसिद्ध दर्रों के बारे में। उत्तर पश्चिम में हिमालय की दक्षिण दिशा तक फैला सुलेमान पर्वत बहुत महत्वपूर्ण था। इस सुलेमान पर्वत में 2 प्रसिद्ध दर्रे स्थित है। पहला है खैबर दर्रा और दूसरा है बोलन दर्रा। अब इन दोनों दर्रों का महत्व समझते हैं। ये केवल रास्ते नहीं थे, ये भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क का मुख्य द्वार माने जाते थे। इन्हीं मार्गों से हजारों वर्षों तक लोगों का आना जाना नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं खैबर और बोलन दर्रों का ऐतिहासिक महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुलेमान पर्वतमाला, जो कि बलूचिस्तान के दक्षिणी भाग से जुड़ी हुई, खैबर और बोलन दर्रों के माध्यम से आसानी से पार किया जा सकता था। अब इसका मतलब समझिए कि हिमालय पूरी तरह बंद दीवार नहीं था। इन दर्रों ने उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में प्रवेश का रास्ता दिया और यही कारण है कि इतिहास में इन दर्रों का बहुत अधिक महत्व रहा है। इन दर्रों से कौन कौन भारत आया, इस पर बात करते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात,
अक्सर विद्यार्थी सोचते हैं कि इन दर्रों से केवल आक्रमणकारी ही भारत आए थे, लेकिन आर एस शर्मा के अनुसार ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक लोग इन्हीं दर्रों से भारत आए। इनमें शामिल है व्यापारी, यात्री, धर्म प्रचारक और अप्रवासी जो भारत में आकर बस गए, और कई आक्रमणकारी शामिल थे। ठीक है, यानी ये दर्रे केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि व्यापार, संस्कृति और सभ्यता के आदान प्रदान का भी माध्यम बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क के बारे में। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए कि इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच दो तरफा यातायात प्रागैतिहासिक काल से चलता आ रहा था। यहाँ दो तरफा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अर्थ है सिर्फ बाहर से लोग भारत नहीं आए बल्कि भारत के लोग भी मध्य एशिया गए थे। दोनों क्षेत्रों के बीच लगातार संपर्क बना रहा था, यानी यह केवल एक रास्ता नहीं था बल्कि दो महान सभ्यताओं को जोड़ने वाला पुल माना जाता था। कौन कौन भारत आए, इस टॉपिक पर बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के विभिन्न प्रकार के लोग आक्रमणकारियों और आप्रवासियों के रूप में भारत आए और भारत के लोग भी वहां गए। इसका मतलब है कि केवल युद्ध ही नहीं हुए, लोग अपने साथ नई तकनीक, नई संस्कृति, नई भाषाएं, नई व्यापारिक सामान और नए विचार भी लेकर आए, और इसी कारण भारतीय संस्कृति और भी समृद्ध होती गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदुकुश, हिमालय और पश्चिमी पर्वत प्रणाली के बारे में। तो आर एस शर्मा के अनुसार हिंदुकुश पश्चिमी पर्वत प्रणाली और हिमालय प्रणाली के बीच इंडस यानी कि सिंधु और ऑक्सस यानी कि अमू दरिया नदी तंत्र कोई अविभाज्य बाधा उपस्थित नहीं करते थे। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब यह है कि इन पर्वतों और नदियों के बावजूद लोगों का संपर्क पूरी तरह कभी नहीं टूटा। हाँ, यात्रा कठिन थी लेकिन असंभव नहीं थी। लोग दर्रों और नदी घाटियों के सहारे यात्रा करते थे, इसीलिए भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और संस्कृति संबंध लगातार बने रहे थे। ठीक है, व्यापार और सांस्कृतिक संबंध लगातार बने रहे थे। अब हम बात करते हैं व्यापार और सांस्कृतिक संबंध के बारे में। एक ओर जहां दर्रों ने भारत को, दूसरी ओर के मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में सुविधा बनाई, यानी इन दर्रों के कारण व्यापार बढ़ा, नई वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, अलग अलग संस्कृतियां मिली, धर्मों का प्रसार हुआ और सभ्यताओं के बीच अच्छे संबंध बने। और इसीलिए इतिहासकार इन दर्रों को केवल मार्ग नहीं बल्कि सभ्यताओं को जोड़ने वाले मार्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कश्मीर और नेपाल घाटी का क्या महत्व रहा है। अब हम हिमालय के एक और महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। हिमालय में कश्मीर और नेपाल की घाटियां बसी हुई है। दोस्तों, घाटी का अर्थ है चारों ओर ऊंचे पर्वत और बीच में समतल तथा उपजाऊ भूमि। कश्मीर और नेपाल दोनों ऐसी ही सुंदर घाटियां समझी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कश्मीर घाटी की विशेषता के बारे में। तो आर एस शर्मा के अनुसार चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के कारण कश्मीर घाटी ने अपनी अलग दुनिया विकसित की है। इसका अर्थ है कि यहाँ की संस्कृति, रहन सहन और जीवन शैली धीरे धीरे भारत से कुछ अलग विकसित हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कश्मीर का भारत से संपर्क समाप्त हो गया था, क्योंकि कई दर्रों के कारण यहाँ पहुँचना संभव था, यानी संपर्क बना रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कश्मीर घाटी तक लोगों का आवागमन कैसे हुआ था। दोस्तों, आर एस शर्मा के अनुसार कश्मीर घाटी चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरी हुई थी, लेकिन कई दर्रों के कारण यहाँ पहुंचना संभव था। अब आप इसका मतलब समझिए। हालांकि कश्मीर प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, लेकिन ये दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ नहीं था। कई पर्वतीय दर्रों ने इसे भारत के मैदानी क्षेत्रों और आसपास के इलाकों से जोड़े रखा था। ठीक है, इसी कारण यहाँ लोगों का आना जाना लगातार बना रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसम के अनुसार लोगों का आवागमन कैसे हुआ। अब एक बहुत ही रोचक बात की तरफ चलते हैं। सर्दियों में कश्मीर के कुछ लोग समतल मैदानी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्दियों में कश्मीर में अत्यधिक बर्फबारी होती है, कई रास्ते बंद हो जाते हैं और जीवन कठिन हो जाता है, इसीलिए कुछ लोग नीचे मैदानी क्षेत्रों की ओर चले जाते थे। अब इसका उल्टा भी होता था। गर्मी के मौसम में मैदानी क्षेत्रों के चरवाहे अपने पशुओं के साथ कश्मीर घाटियों में आते थे। क्यों? क्योंकि गर्मियों में कश्मीर की घाटियों में हरी भरी घास उपलब्ध होती थी, जो पशुओं के लिए बहुत अच्छी होती थी। यानी मौसम बदलने के साथ लोगों का आवागमन भी बदल जाता था। आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध के बारे में।
मैदानी क्षेत्रों और घाटियों के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध लगातार बने रहे थे। इसका अर्थ है कि दोनों क्षेत्रों के लोग व्यापार करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते थे, रीति रिवाज और परंपराएं भी एक दूसरे तक पहुंचती थी। यानी हिमालय ने संपर्क को पूरी तरह नहीं रोका, बल्कि दर्रों के माध्यम से दोनों क्षेत्रों को जोड़कर रखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पामीर पठार और बौद्ध धर्म के बारे में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा वाला बिंदु हमारे सामने आता है कि मध्य एशिया के निकटवर्ती क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में पामीर पठार ने कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं की। इसका अर्थ है कि भारत से बौद्ध भिक्षु इन्हीं पर्वतीय मार्गों से मध्य एशिया तक पहुंचे थे। उन्होंने वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय और पामीर पठार ने धर्म के प्रसार को पूरी तरह नहीं रोका था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल घाटी का क्या महत्व रहा है उसके बारे में। अब नेपाल घाटी की बात करते हैं तो नेपाल की घाटी आकार में छोटी होने के बावजूद कई दर्रों के कारण गंगा के मैदान से आसानी से जुड़ी हुई थी। यानी नेपाल का भारत से संपर्क हमेशा बना रहा। इसी कारण व्यापार, संस्कृति और लोगों का आवागमन भी होता रहा। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का प्रमुख केंद्र कौन था इसके बारे में, कि कश्मीर की तरह नेपाल भी संस्कृत भाषा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और इसका अर्थ है कि यहाँ संस्कृत भाषा का अध्ययन होता था। विद्वान यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे, धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों की रचना भी होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार कौन था, कहाँ था इसके बारे में। कश्मीर और नेपाल दोनों संस्कृत पांडुलिपियों के सबसे बड़े खजाने बन गए थे। ठीक है दोस्तों, पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखे गए प्राचीन ग्रंथ। प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले सभी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी और इन्हीं पांडुलिपियों में भारत का इतिहास, धर्म, दर्शन, साहित्य और विज्ञान सुरक्षित रखा गया था। इसीलिए कश्मीर और नेपाल ज्ञान के बहुत बड़े केंद्र माने जाते हैं। आगे हम चलते हैं हिमालय की तलहटी का महत्व के बारे में जानते हैं। लेखक कहता है कि समतल मैदानी क्षेत्रों की जलोढ़ मिट्टी पर बसे घने जंगलों की तुलना में हिमालय की तलहटी ने लोगों को बसने के लिए अधिक सुविधाजनक स्थान दिया था। अब इसका अर्थ समझिए कि गंगा के मैदानों में पहले बहुत घने जंगल थे, लेकिन हिमालय की तलहटी अपेक्षाकृत खुली थी और इसीलिए प्रारंभिक मानव ने यहाँ बसना अधिक आसान समझा था। आगे चलते हैं, नदियों को पार करना आसान था या नहीं उसके बारे में। इन क्षेत्रों में नदियों की चौड़ाई कम थी, इसीलिए उन्हें पार करना आसान था। यानी लोगों को यात्रा करने और व्यापार करने में सुविधा मिलती थी। यानी कि लोग हैं जो नदियां पार आसानी से कर सकते थे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चलते हैं कि प्राचीनतम व्यापार मार्ग हिमालय की तलहटी के किनारे किनारे पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम तक चलते थे। यानी व्यापार के लिए लोग तलहटी वाले रास्तों का उपयोग करते थे। यही मार्ग आगे चलकर भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बन गए थे। पहली कृषि बस्तियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कृषि बस्तियां हिमालय की तलहटी और ऊपरी क्षेत्रों में बसाई गई तथा व्यापारिक मार्गों के लिए तराई का उपयोग भी किया गया था। इसका अर्थ है जहां खेती के लिए उपयुक्त भूमि मिली वहीं लोगों ने सबसे पहले स्थायी बस्तियां बसाई और जहां से आवागमन आसान था वहां व्यापारिक मार्ग विकसित हो गए थे। तो दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमाएं केवल प्राकृतिक सीमा नहीं थी, उन्होंने भारत को ठंडी हवाओं से बचाया, आक्रमणों को काफ़ी हद तक रोका भी था। खैबर और बोलन जैसे दर्रों से भारत और मध्य एशिया को जोड़ा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए, कश्मीर और नेपाल को शिक्षा एवं संस्कृति के प्रमुख केंद्र बनाया, बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायता की, हिमालय की तलहटी में कृषि, व्यापार और प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद।